हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल विष्णु ऑनलाइन क्लासेस। और बच्चों, जैसा कि हम लोग कक्षा 12 के भौतिक विज्ञान में पहला अध्याय, दूसरा अध्याय, तीसरा अध्याय पूरी तरह से कंप्लीट कर चुके हैं, तो आज से हम लोग शुरू करेंगे चौथा अध्याय। और चौथा अध्याय है कौन सा? संधारित्र तथा धारिता। यह है हमारा चौथा चैप्टर। और इसमें हम लोग पढ़ेंगे चालक, अचालक, अर्धचालक, परावैद्युत पदार्थ क्या होता है, धारिता क्या होती है, संधारित्र क्या होता है, सभी चीज़ों के बारे में इसमें डिटेल में जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं चैप्टर का शुरुआत। आज जो है शुरू करेंगे चालक से। कहाँ से? चालक से। चालक किसे कहते हैं? चालक किसे कहते हैं? चालक क्या होता है? ध्यान से सुनिएगा। चालक किसे कहा जाता है? चालक किसे कहते हैं? तो वे पदार्थ या ऐसा पदार्थ जिसमें धारा का प्रवाह सुगमता से होता है। ऐसा पदार्थ जिसमें धारा का प्रवाह सुगमता से होता है, चालक कहलाते हैं। ऐसा पदार्थ जिसमें धारा का प्रवाह सुगमता से होता है, चालक कहलाते हैं। ऐसा पदार्थ जिसमें धारा का प्रवाह प्रवाह सुगमता से होता है, चालक कहलाते हैं। एकदम आसानी से परिभाषा याद करना है और छोटा छोटा ही लिखवाएंगे, जिससे आप लोगों को आसानी से तैयार भी हो जाए। यह चैप्टर आप लोगों का ना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसमें से एक क्वेश्चन ऐसा आएगा कि जो हर साल, एक क्वेश्चन ऐसे हैं कि जो हर साल पूछा जाता है। जब आएगा तो हम बता देंगे कि बहुत इंपॉर्टेंट है। और वीडियो अपलोड करते तुरंत आप लोग उसको रट लेना है, तैयार कर लेना है, क्योंकि हर साल का पसंदीदा क्वेश्चन है। तो चालक किसे कहते हैं? तो ऐसे पदार्थ जिसमें धारा का प्रवाह सुगमता से होता है, या तो कह सकते सरलता से होता है, चालक कहलाते हैं। अब उसके बाद या करके हम दूसरा परिभाषा भी इसका दे सकते हैं। दूसरा परिभाषा क्या होगा? ऐसे पदार्थ जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुत अधिक होती है। ऐसे पदार्थ जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुत अधिक होती है, चालक कहलाते हैं। तो ये भी दे सकते हैं आप लोग। ऐसे पदार्थ जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ऐसे पदार्थ जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुत अधिक होती है, बहुत अधिक होती है, चालक कहलाते हैं। चालक कहलाते हैं। जैसे में क्या हो जाएगा? तो जैसे लोहा, एल्यूमिनियम, चांदी, तांबा आदि। ऐसे पदार्थ जिसमें धारा का प्रवाह सुगमता से होता है, चालक कहलाते। या तो दूसरा परिभाषा दे सकते हैं, ऐसे पदार्थ जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन संख्या बहुत अधिक होती है, चालक कहलाते हैं। अब हम लोग सीखेंगे अचालक। अचालक किसे कहते हैं? अचालक क्या होता है? देखिए, जैसे पहला हम लोगों ने सीखा चालक, ऐसे पदार्थ जिसमें धारा का प्रवाह सुगमता से होता है। अब अचालक, अचालक का मतलब नहीं होता है। ऐसे पदार्थ जिनमें धारा का प्रवाह होता नहीं है, ऐसा पदार्थ जिसमें धारा का प्रवाह नहीं होता है, अचालक कहलाते हैं। ऐसे पदार्थ जिसमें धारा का प्रवाह नहीं होता है, अचालक कहलाते हैं। ऐसे पदार्थ जिनमें
जिनमें धारा का प्रवाह नहीं होता है, अचालक कहलाते हैं। ऐसे पदार्थ जिनमें धारा का प्रवाह नहीं होता है अचालक कहलाते हैं। इसका भी आ करके लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे? ये आ करके क्या लिखेंगे? जैसे इसमें लिखे ऐसे पदार्थ जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन संख्या बहुत अधिक होती है, इसमें क्या लिखेंगे? ऐसे पदार्थ जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन संख्या बहुत कम होती है, बहुत कम होती है, अचालक कहलाते हैं। तो दूसरा परिभाषा लिख सकते हैं, ऐसे पदार्थ जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुत कम होती है, अचालक कहलाते हैं। अगला हम लोग जानेंगे अर्धचालक। अब देखिए अर्धचालक क्या होता है। अर्ध का मतलब होता है आधा, चालक का मतलब चालक। अर्ध का मतलब आधा, चालक का मतलब चालक। जब आधा चालक हो गया तो आधा क्या होगा? तो आधा होगा अचालक। परिभाषा कैसे देंगे? ऐसे पदार्थ जिनकी चालकता चालकों से कम, ऐसे पदार्थ जिनकी चालकता चालकों से कम तथा अचालकों से अधिक होती है। ऐसे पदार्थ जिनकी चालकता चालकों से कम तथा अचालकों से अधिक होती है। ऐसे पदार्थ जिनकी चालकता चालकों से कम तथा अचालकों से अधिक होती है, अचालकों से अधिक होती है। अर्धचालक कहलाते हैं। अर्धचालक कहलाते जैसे जर्मेनियम, सिलिकॉन आदि, तो पहला हमने क्या बताया? चालक ऐसे पदार्थ जिसमें धारा का प्रवाह सुगमता से होता है, या तो कह सकते हैं ऐसे पदार्थ जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन संख्या बहुत अधिक होती है। दूसरा अचालक ऐसे पदार्थ जिसमें धारा का प्रवाह नहीं होता है। और तीसरा अर्धचालक ऐसे पदार्थ जिनकी चालकता चालकों से कम तथा चालकों से अधिक होती है, अर्धचालक कहलाते हैं, जैसे जर्मेनियम और सिलिकॉन। तो जल्दी से इसे नोट कर लीजिए, फिर हम लोग चलते हैं आगे। अब आगे हम लोग जानेंगे कि परावैद्युत पदार्थ क्या होता है। परावैद्युत पदार्थ क्या होता है? ध्यान से सुनिएगा। ऐसे पदार्थ जिनमें विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता, ऐसे पदार्थ जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता, लेकिन बाह्य वैद्युत क्षेत्र में रखे जाने पर
वैद्युत प्रभाव उत्पन्न करते हैं। ऐसे पदार्थ जिनमें वैद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता लेकिन बाह्य वैद्युत क्षेत्र में रखे जाने पर वैद्युत प्रभाव उत्पन्न करते हैं, परावैद्युत पदार्थ कहलाते हैं। अब परावैद्युत पदार्थ दो प्रकार का होता है, एक होता है ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ और दूसरा होता है अध्रुवी। तो पहले परावैद्युत पदार्थ को जान लेते, फिर ध्रुवीय को जानेंगे, फिर अध्रुवी को। तो हो जाएगा ऐसे पदार्थ जिनमें वैद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता लेकिन वैद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता लेकिन बाह्य वैद्युत क्षेत्र में रखे जाने पर बाह्य वैद्युत क्षेत्र में रखे जाने पर वैद्युत प्रभाव उत्पन्न करते हैं। वैद्युत प्रभाव उत्पन्न करते हैं। वैद्युत प्रभाव उत्पन्न करते हैं। जैसे कागज और मोम आदि। अब परावैद्युत पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं, तो लिख देंगे परावैद्युत पदार्थ दो प्रकार के होते हैं। दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है ध्रुवीय और दूसरा होता है अध्रुवीय। ठीक। अब ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ क्या होता है, ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ क्या होता है, ऐसे परावैद्युत पदार्थ जिनके अणु द्विध्रुव की तरह व्यवहार करते हैं। ऐसे परावैद्युत पदार्थ जिनके अणु द्विध्रुव की तरह व्यवहार करते हैं ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ कहलाता है। जैसे में HCl ले सकते हैं। HCl में देखेंगे द्विध्रुव का मतलब होता है एक ठो प्लस होना चाहिए तो दूसरे के पर माइनस। H2O ले सकते हैं। H2O में देखेंगे तो H पर प्लस आएगा दूसरे के पर माइनस। तो जब एक पर प्लस आ जाए एक पर माइनस आ जाए तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, द्विध्रुव। तो जब ऐसे पदार्थ जो जिनके अणु वैद्युत द्विध्रुव की भांति व्यवहार करते हैं ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ कहलाते हैं। तो ऐसे पदार्थ या ऐसे परावैद्युत पदार्थ जिनके अणु द्विध्रुव की तरह व्यवहार करते हैं।
कामा ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ कहलाते हैं। कामा ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ कहलाते हैं। जैसे में क्या हो जाएगा, HCl, H2O आदि। अब हम लोग क्या जानेंगे, अब हम लोग जानेंगे अध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ। अध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ। अध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ क्या होता है? ऐसे पदार्थ जिनके अणु द्विध्रुव की तरह व्यवहार नहीं करते। ऐसे पदार्थ जिनके अणु द्विध्रुव की तरह व्यवहार नहीं करते अध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ कहलाते हैं। ऐसे पदार्थ जिनके अणु द्विध्रुव की तरह व्यवहार नहीं करते, कामा अध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ कहलाते हैं। अध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ कहलाते हैं। जैसे N2O2 H2 आदि। जैसे N2O2 H2 आदि। अब हम लोग जानेंगे चालक की वैद्युत धारिता। चालक की वैद्युत धारिता कह लीजिए, या तो कह लीजिए कि धारिता सिर्फ कह लीजिए तो भी सही है, और वैद्युत धारिता कह लेंगे तो भी सही है। तो चालक की वैद्युत धारिता क्या होता है? चालक की वैद्युत धारिता क्या होती है? तो चालक के आवेश ग्रहण करने की क्षमता को, चालक के आवेश ग्रहण करने की क्षमता को चालक की वैद्युत धारिता कहते हैं। चालक के, बस आसान सा परिभाषा लिखेंगे, ज़्यादा लंपट नहीं करना है। तो चालक के आवेश ग्रहण करने की क्षमता को, चालक के आवेश ग्रहण करने की क्षमता को चालक के आवेश ग्रहण करने की क्षमता को चालक की वैद्युत धारिता कहते हैं। चालक की वैद्युत धारिता कहते हैं। चालक के वैद्युत और थोड़ा सा लिख सकते हैं क्या? चालक को दिया गया आवेश चालक को दिया गया आवेश विभवांतर नहीं, वैद्युत विभवांतर लिख दें। वैद्युत विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होता है। अनुक्रमानुपाती होता है। तो Q प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा? Q प्रोपोर्शनल हो जाएगा V आवेश। अब आप लोगों को बताए हैं कि प्रोपोर्शनल हटाते तो कौन आता है? कोई कांस्टेंट आता है, इसको हम लोग मान लेते हैं C, और C बराबर क्या हो जाएगा? तो C बराबर हो जाएगा Q/V। और यही जो C है, जहाँ C क्या है?
जहाँ C एक नियतांक है, या तो कह सकते हैं अनुक्रमानुपातीय नियतांक है, जिसे चालक की धारिता कहते हैं। जिसे चालक की धारिता कहते हैं। तो जल्दी से इसे नोट कर लीजिए, फिर हम लोग चलते हैं अगले टॉपिक पर। आगे हम लोग जानेंगे कि धारिता का मात्रक क्या होता है। धारिता का मात्रक, धारिता का मात्रक, तो धारिता का मात्रक एमकेएस पद्धति में होता है फैरड और सीजीएस पद्धति में होता है स्टेट फैरड। तो लिखेंगे क्या, धारिता का मात्रक एमकेएस पद्धति में फैरड तथा सीजीएस पद्धति में स्टेट फैरड, स्टेट फैरड होता है। स्टेट फैरड होता है। कुछ अन्य छोटे मात्रक हैं जिनका उपयोग तो मतलब लिखने के लिए तो नहीं है, लेकिन सवाल जो आते हैं न्यूमेरिकल होता है, आंकिक प्रश्न जो होता है, उसको लगाने में उनका उपयोग किया जाता है। इस वजह से हम सोच रहे हैं कि जो अन्य छोटे मात्रक हैं उसको भी लिखवा दिया जाए। जैसे यदि पूछ लिया जाए 1 माइक्रोफैरड, 1 माइक्रोफैरड क्या होता है, 1 माइक्रोफैरड बराबर क्या होता है, तो इसको दिखाते हैं 1 म्यू एफ, इसके बराबर होता है 10 के घाते -6 फैरड, 10 के घाते -6 फैरड। यदि पूछ दिया जाए 1 पिको फैरड, 1 पिको फैरड, 1 पिको फैरड बराबर क्या होता है, तो 1 पिको फैरड मतलब 1 पीएफ, इसके बराबर होता है 10 के घाते -12 फैरड। और 1 नैनो फैरड या 1 मिली फैरड कितना होता है, 1 मिली फैरड बराबर क्या होता है, तो 1 मिली फैरड बराबर होता है 10 के घाते -3 फैरड। 1 नैनो फैरड बराबर क्या होता है, तो 1 नैनो फैरड बराबर क्या होता है, इसके बराबर होता है 10 के घाते -9 फैरड, 10 के घाते -9 फैरड। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।